the elections are not happening? सिर्फ मुंबई का नहीं हुआ ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के 22 नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के इलेक्शंस बाकी हैं, उसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं होता है। यही पार्टीज जाते हैं ये रिजर्वेशन के खिलाफ, 227 नहीं हमको 231 चाहिए, हमको डिलिमिटेशन पसंद नहीं आया, इन्होंने अपने हिसाब से डिलिमिट, हमारे हिसाब से डिलिमिट किया हमने। इमरजेंसी काला धब्बा था वो 1976, 26 साल बाद संविधान बदला गया। 42nd अमेंडमेंट जब पास हुआ लोकसभा के अंदर, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे उपस्थित थे, उसमें से कितने अपोजिशन के थे और कितने न्यूट्रल एमपीज थे। अरे सभी पत्रकारों को, सभी नेताओं को जेल में डाला जाता है। जैसे मैं कॉलोनियल हैंगओवर बोलता हूं ना, ऐसे गांधी हैंगओवर उतर ही नहीं रहे। तो अभी उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने कहा था कि ही इज गोइंग टू कंप्लीट ऑल पॉट होल, सब खत्म होने वाला है इन जस्ट कमिंग 1 or 2 months। ये जो ओवर प्रोमिसेस कर देते हैं, ये ओवर प्रोमिसेस सिर्फ लोगों का मन बहलाने के लिए होता है। 2000 किलोमीटर रोज सीसी हो जाएंगे, 2000 में से 1300 लोगों के यूसेज के लिए ऑलरेडी दे दिए गए हैं, और आप रास्ते बुझाने की बात कर रहे हैं, हमने नए रास्ते ही दे दिए। So today's sponsors are Sukoon Design Studio. Sukoon Design Studio is an interior designing firm to transform your home into a place of sukoon and comfort. With their beautiful design and excellent execution, they bring your dream space to life, ensuring that every corner is filled with sukoon and happiness. And if you're looking to transform your home, then check the details below and fill in the information for the free first-time consultation. And now, let's begin the Positive Talks. Hello guys and welcome to Positive Talks, and today's podcast is going to be very youth-centric because we have a politician from Mumbai, Nikhil Vyas. हमने डेवलपमेंट मुंबई, महाराष्ट्र और नेशन के बारे में बात की है, यूथ को किस तरह से पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ इन एवरी डे लाइफ, सो इसलिए इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्या नहीं हो रहा है इस पे भी बात हुई है, सो इस कॉन्वर्जेसन को एंड तक देखना, क्योंकि ये कॉन्वर्जेसन बहुत एंगेजिंग है और बहुत नॉलेजेबल है। सो वॉच दिस कॉन्वर्जेसन टिल द एंड। निखिल जी, थैंक यू सो मच पॉजिटिव टॉक्स में आने के लिए। हमें बहुत यूथ की बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है। आज मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में, देश में, और आपके साथ जब मेरा कॉन्वर्जेसन हुआ था तो मुझे सच में बात करके इतना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे निकालना है। एंड आई हैव सीन योर वर्क इन सोशल वर्क, सोशल लाइफ में आप जो काम कर रहे हो, यूथ के लिए जो काम कर रहे हो, जो पार्लियामेंट का आपने मॉक पार्लियामेंट का जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, वो सब के बारे में मुझे जानना है। बट आई वांट टू स्टार्ट विद your career, how it started, how you got into politics, or how you entered into social work. First of all, I am thankful to you that you gave time and opportunity to me to express my views. मेरे forefathers में कोई भी politics में नहीं था। ना ही मेरे जन्म के समय कोई ड्रामेटिक सीन हुआ कि नहीं ये नेता ही बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय प्रमोद जी की एक भाषण मैंने सुनी, सीडी पे सुनी, और इतना मुझे अच्छा लगा, और फिर मुझे लगा मेरी उसमें जिज्ञासा बढ़ी। और मैं हमेशा ही कहता, आपने मॉक पार्लियामेंट की बात छेड़ी, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट गया था। तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि रोल प्ले ये बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी है सीखने का। तो मेरी मम्मी पैम्पलेट्स ऐसे बांटती थी और मैं ऐसे एक्टिंग करता था घर के अंदर ही। अच्छा। तो उसके बाद एक जिज्ञासा हुई, संघ में जाने लगा, कोई पॉलिटिक्स में जाने का उद्देश्य नहीं था। हमने आरएसएस की ऑर्कुट शाखा शुरू की थी। फेसबुक के भी पहले ऑर्कुट था। अच्छा। तो हाँ, फेसबुक तब था भी नहीं। तो ऑर्कुट के माध्यम से ऐसे युवाओं को बुलाना और राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा योगदान क्या होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करना। दादर की संघ की पितृछाया कार्यालय में ये हमने इनिशिएटिव चालू किया था, 2 से 3 साल चला। फिर वहां पे मैं सुनील देवधर जी से मिला, उनसे परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि आपको बीजेपी का काम करना चाहिए। और तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी थे, जो अब बोरेली के एमएलए हैं, उन्होंने उनके पास मुझे भेजा। बस तब से सफर शुरू। कब आपने शुरू था, कौन से ईयर में? मैंने पहली जवाबदारी, तो मैं जिस पार्टी से आता हूँ यानी भारतीय जनता पार्टी, वो एकमात्र पार्टी है जहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास ये पद है, हम ये बोलते हैं हमारे पास ये जवाबदारी है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी मुझे 2007 में मिली, और कांदिवली वेस्ट, जिसको हम चारको विधानसभा बोलते हैं, उसके युवा मोर्चा के महामंत्री। ओके। सो सर, मैंने आपके बारे में रिसर्च करने के टाइम IVLF करके IVLP, हाँ सॉरी IVLP करके एक प्रोग्राम है जहाँ पे इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में जो US ऑर्गेनाइज्ड है,
उसमें आपने भाग लिया है और बहुत सारे बिग लीडर्स आर अ पार्ट ऑफ दैट। सो एग्जैक्टली वो है क्या और वो कैसे इंडियंस रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे? सो IVLP यूएस गवर्नमेंट का मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सचेंज प्रोग्राम है। नंबर वन, ये किसी एनजीओ द्वारा नहीं है, डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट द्वारा है। सेकेंड, आपने वाला कि उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कभी नहीं कर सकते। अच्छा। ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोग्राम है। वो चूज करते हैं, वो उनके खुद की रिसर्च टीम है, वो चूज करती है और वो तय करती है कि उनको किनको नॉमिनेट करना है। ओके। आपने कुछ लीडर्स की बात की तो मैं सिर्फ एक फैक्ट्स बताने के लिए, अभी तक 650 देशों के हेड इस प्रोग्राम के एलुमनाई रह चुके हैं। अच्छा। 1500 कैबिनेट मिनिस्टर इस प्रोग्राम के एलुमनाई हो चुके हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1000 तकरीबन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इस प्रोग्राम के एलुमनाई रह चुके हैं। ओके। तो बहुत ही प्रेस्टीजियस है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस प्रोग्राम में पार्ट लेने मिला। मैं एक 1.25 महीना अमेरिका में था। हर स्टेट वहाँ पे घूमने, 5 से 6 स्टेट घूमने का मौका मिला। अपनी तुलसी गबाड़ है उनसे, उनके ऑफिस से मिलने का मौका मिला। डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के, उनसे डायरेक्ट वार्तालाप करने को मिला। एक उल्लेख जरूर करूंगा, स्टीव जार्डिंग, क्योंकि मैं एक पब्लिक पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ। तो स्टीव जार्डिंग जी जो इलेक्शन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, उनसे 1-to-1 बात करने का मौका मिला। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज अ यूथ लीडर। So basically, you get an opportunity to meet new leaders. नहीं, it's a mix. So they identify leaders from here, Okay. from different countries. There are different programs. वो वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर देते हैं। अच्छा। गवर्नेंस का, कल्चर का। हमें वहाँ पे एक्चुअल जो अमेरिकन्स हैं, रेड इंडियंस हैं, उनके साथ हमको 2 दिन बिताने मिला, समझने की कोशिश मिली। जिसे हम वो रशमोर माउंटेन की बात करते हैं, जहाँ पे वो उनके प्रेसिडेंट्स के स्कल्पचर्स हैं, वो उनके लिए बहुत सेक्रेड है। तो वो उनसे खुश नहीं है कि इन्होंने जो ये किया है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत डिवाइन है, पूजनीय पहाड़ है वो। Okay. तो ये सब चीजें समझने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। ऑफ कोर्स जॉन हॉपकिंस जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। बॉल्टीमोर के यूनिवर्सिटी के बच्चे किस तरीके से पूरी स्कूल चलाते, पूरी कॉलेज खुद चलाते कंप्लीटली। तो ऐसी सब सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। ओके। सो बेसिकली देखो, आप ऐसा यूथ में आप में जो ऊर्जा है कि आपको कनेक्ट करना है, आपको लीडरशिप सीखना है, बट टुडेज जनरेशन ना, बेसिकली आई विल टॉक अबाउट इंडिया, विल बी स्पेसिफिक अबाउट इंडिया एंड महाराष्ट्र ना। तो आज के यूथ का और पॉलिटिक्स का बहुत एक डिस्कनेक्ट हो चुका है। आपसे बात करने के टाइम यू आर सो कनेक्टेड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स कि हमें ग्रोथ के बारे में बात करना है, हमें लीडरशिप, हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के कल्चरल लोगों से मिल रहे हैं। बट आज पॉलिटिक्स इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग ऑफ योर डेली लाइफ। पानी आने से लेके, रोड से लेके, हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। बट यूथ को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उतरना नहीं है, उनकी बातें नहीं करनी है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को दर्शाना है। ये क्यों एक डिस्कनेक्ट हो गया है पॉलिटिक्स और यूथ के बीच में? एक है ब्रीडिंग नहीं है। पहले कार्यकर्ता निर्माण किया जाते थे, अब ऐसा किया जाता है कि सिर्फ फुटबॉल निर्माण करो अपने गोल सेट करने के लिए। Okay. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पे अभ्यास वर्ग होता है। Okay. अभ्यास वर्ग यानी कार्यकर्ता निर्माण किया जाता है। उनको 2 से 3 दिन बताया जाता है कि भारत का इतिहास क्या है, उनकी खुद की पार्टी का इतिहास क्या है, कॉरपोरेशन के क्या विषय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या विषय हैं, सेंटर गवर्नमेंट। आज हमने सिविक्स में पढ़ा था 6th या 7th में, वो भी अगर आपको याद होगा तो 20 मार्क की अलग से बुक आती थी जो हम ऑप्शन में छोड़ते थे। और हमको वोटिंग राइट्स मिल रहा है 18 में। तो कोई कनेक्ट ही नहीं है। कनेक्ट ही नहीं है। सेकेंड, आज कार्यकर्ताओं को संस्कार का भाग नहीं है। कार्यकर्ता सिर्फ आइडियोलॉजी के वॉर बना। जैसे मैं अमेरिका में कहता था कि अमेरिकन है ही नहीं वहां पे। Okay. हाँ, कोई रहता ही नहीं है, या डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है, कोई अमेरिकन नहीं है। तो वैसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हर एक अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आप अपोजिशन का विरोध करिए, आप गवर्नमेंट का विरोध करिए, सब बराबर है, पर आप देश के लिए खड़े रहिए, आप राष्ट्र निर्माण में एक हो जाइए। सो बट ये राष्ट्र निर्माण, ये यूथ तक पहुंचाने के क्या तरीके हैं? अभी आज के जेंजीज के लिए आप किस तरह से पहुंचा सकते हैं, या स्कूलिंग से लेके, बिकॉज आई फील न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ रही है, उस पर भी मैं आऊँगा, बट जो हमारे स्कूल में था कि हमें इतना कुछ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताया गया। हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं बहुत उसमें गलत चीज़ें थी, या रॉन्ग चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। तो बट आज के टाइम पे व्हाट इनिशिएटिव्स, लाइक एज एन पॉलिटिशियन, एज ए इन्फ्लुएंसर, वी शुड टेक टू मेक पीपल अंडरस्टैंड और यूथ अंडरस्टैंड कि क्या क्या तरीक़ों से हमें देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में हम काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो डायलॉग ये बंद हो चुका है ना।
मैं मानता हूं, सॉरी मैं कभी कोई पॉडकास्ट पॉलिटिसाइज करने का प्रयास भी नहीं करता हूं, पर कोई पार्टी ये सब सोच ही नहीं रही है बीजेपी के अलावा। जब हम बात कर रहे हैं, आपने बताया मॉक पार्लियामेंट्स, पूरे भारत में हमने हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया। आप यूथ पार्लियामेंट्स भूल गए, हम मॉक यूनाइटेड नेशंस भूल गए। लोगों को मालूम ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस क्या है। आप यूनाइटेड नेशंस छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, विधानसभा चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, और लोकसभा के क्या मुद्दे होने चाहिए, ये कोई मुझे डिफरेंशिएट करके बता दे, मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि परिवार में डायलॉग नहीं है। हम न्यूज, ए यार हमारे साथ पॉलिटिक्स की बात मत कर, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, ए यार पॉलिटिक्स की बात मत कर। किसकी बात करें? जैसे आपने बहुत सुंदरता से बताया साहिल भाई कि पॉलिटिक्स आपको हर चीज से जोड़ती है। आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका कल्चर, हर चीज, क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसके लिए मुझे लगता है डायलॉग, रोल प्ले, अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। और दूसरा, हमको एक सामूहिक रूप से आइडियोलॉजी रखने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे मत रखने चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, माध्यम अच्छा होना चाहिए, और कहाँ पे स्टॉप करना है ये मालूम होना चाहिए। मैं ना इसमें मुझे लगता है ना, एक मीडिया पार्ट, जैसे हम अब एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो एक मीडिया पार्ट में भी ना कहीं ना हम राइट मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं। when the world is talking about trade, business, entrepreneurship, AI, इस चीज़ों के बारे में बातें हो रही है, हम हमारे न्यूज़ चैनल में जाके देखते हैं ना, तो किसी दो भाई एक साथ आ रहे हैं कि नहीं ये चीज़ों पे बातें हो रही है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैसे बिजनेस बढ़ा है, कैसे हम यूथ को बता पाए कि बिजनेस कैसे करते हैं, ये प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहे। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम इनबिल्ड कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें, एक तो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, नेगेटिविटी पहले स्प्रेड होती है क्योंकि लोगों को गॉसिप में ज्यादा इंटरेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली। सेकेंड, कुछ कंट्रीज चाहती है कि इंडियन यूथ डेवलप ही ना हो, इवॉल्व ही ना हो। हमारे पास इंक्यूबेशन की बात नहीं हो रही है, हमारे मीडिया में एआई की बात नहीं हो रही है। हम किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट रियल मायने में कर सके हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि इतनी अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर साहिल भाई भी अपने पॉडकास्ट पे गवर्नमेंट की कोई भी अच्छी चीज बताएंगे तो हम गवर्नमेंट के तो वो भक्त बन जाएंगे। सो ट्रू। ये यहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, राइट। और इसीलिए हमें अपना अप्रोच चेंज करना होगा। यंगस्टर्स को समझना होगा कि कौन से विषय इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। आपने उदाहरण दिया दो भाइयों का, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर आपने ये जरूर सच कहा कि महाराष्ट्र का क्या प्रायोरिटी होना चाहिए वो हमें तय करना पड़ेगा। सो ट्रू। कमिंग टू मुंबई, अभी मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि गरीब वर्ग के लोग और अमीर वर्ग के लोग ये दोनों ही रह रहे हैं, बट देयर इज़ नो इक्वालिटी समवेयर, कि मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब लोग एक समान रहे, या मतलब एक बहुत ही गरीब तबका हो चुका है जिनको सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, और एक ऐसा तबका हो चुका है जिन्होंने जो गाड़ियों से बाहर निकलते भी नहीं हैं। बट कैसे हम सभी को मुंबई कैसे शहर में इक्वालिटी, एक घर मिले सबको, क्योंकि यहाँ पे स्लम की भी इतनी इश्यूज़ है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट गवर्नमेंट कि हमें घर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी उठा के कहीं बाहर आप स्थलांतर बोलते वैसा कर देती है और फिर वापस घर नहीं देती। या ये सब के ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा आपसे डिफर करता हूँ। देखिए, ये मुंबई की बेस्ट चीज़ है जो आपको शायद पूरे देश में दूसरे शहरों में नहीं मिलेगी, कि आपको स्लम और बिल्डिंग है, और भी अच्छी पॉश बिल्डिंग है, ये एक ही साथ एक ही लेन में मिलेगी। जहाँ तक देखिए इलीगल अगर एंक्रोचमेंट्स होते हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। पर जब बीजेपी की लास्ट गवर्नमेंट थी मुंडे जी के समय, एसआरए स्कीम आई, जो झुग्गी झुपड़पट्टी में रहते हैं आज उनको इतने अच्छे बिल्डिंगों में पक्का मकान दिया जाता है। एसआरए का रूल भी क्या है, जो पात्र है उसको घर वहीं पर मिलेगा, तो हम किसी को भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी, मुंबई एक अर्बन शहर है और ये अर्बनाइजेशन का कर्स है। आपको मालूम है मुंबई की पॉपुलेशन 2 से 2.25 करोड़ है। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, 50 लाख ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। सो 50 लाख इज द फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, यानी एमएमआर रीजन और बाहर के और क्षेत्रों से रोजाना लोग मुंबई में एंटर होते हैं। सिविक कम्युनिटीज यूज की जाती है, सिविक कम्युनिटीज पे प्रेशर आता है। 2 करोड़ की पॉपुलेशन और उससे भी बड़ा
पॉपुलेशन डेंसिटी। न्यूयॉर्क के रास्ते आप देखोगे तो हमसे ज्यादा रोज खुदे हुए हैं, रोज वहां काम चालू है। हांगकांग हो, बैंकॉक हो, कोई भी अर्बन शहर हो, डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पर मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन डेंसिटी 18,000 लोग पर स्क्वायर माइल है, और मुंबई की 38 से 40,000 पर स्क्वायर माइल। मैं इसमें मालवनिया जो एरिया में सेंसस नहीं हुए होंगे उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं। इतनी हैवी पॉपुलेशन के बावजूद हमारे एसआरए प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, एसआरए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, लोगों को घर मिल रहा है। आप रस्तों की बात करें, है ना, आज आप मेट्रो की बात करिए, 15 सालों में 9 किलोमीटर मेट्रो सिर्फ बनाया गया, और आज देवेंद्र फडणवीस जी के राज में 325 किलोमीटर का नेटवर्क मुंबई और पूरे एमएमआर को जोड़ चुका है। 80-85% काम हो चुका है। आपको कोस्टल रोड देखिए, आप बैंड्रा से नरीमन पॉइंट जहां आपको 1 घंटा लगता था, आज आप 18 मिनट में पहुंच रहे हो। और अब तो सर पूरा कोस्टल जोड़ने तो दीजिए और फिर उसका मजा देखिए। ट्रेन एसी वाली हो रही है। रास्ता, मुंबई वॉज रॉन्गली फेमस फॉर द बैड रोड्स। आज 2000 किलोमीटर यानी सारे रास्ते मुंबई के सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो सबसे बड़ा विषय क्या था साहिल भाई, कि रोज खुदाई। आज ये फाइबर आया, आज ये इंटरनेट आया, आज ये गैस लाइन आई, आज ये आई। रोज खड्डों को खोदा जाता था। उसका कोई खुशी से नहीं करता होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रही है तो सुविधाएं देनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुंबई के अंदर डक्ट कॉरिडोर यानी यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया गया है। हर रास्ते के खुद के डक्ट से वहां से सब वायर्स जाएंगी, आपके रास्ते को कोई टच नहीं करेगा, आपकी ना गाड़ी को ना आपके हेल्थ को कोई असर नहीं होगा। 2000 में से 1300 किलोमीटर पूरे हो भी चुके हैं। और बहुत जल्द मुंबई खड्डा मुक्त हो जाएगी, बहुत जल्द मुंबई के रास्ते खुदने बंद हो जाएंगे। सर अभी मैं ना आपको एक एक इसमें चीज़ों पे काउंटर करता हूँ। मुझे आपके एक्सप्रेशन से ही लगा। हाँ सर, आप जब पॉपुलेशन डेंसिटी की जब आप बात करते हो, पॉपुलेशन की आप बात करते हो, सो ये तो आ रही है, इसको कुछ रोकने का या इस पे कुछ नियंत्रण लाने का आप कुछ प्लान कर रहे हो? बिकॉज लेट मी कंप्लीट ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि रोज़ रोज़ मुंबई इतनी पॉपुलेशन से भर रही है। आपने ट्रेन का भी बीच में आपने इंसिडेंट देखा होगा कि लोग गिर के मर गए। सो ये पॉपुलेशन को कैसे मुंबई में कंट्रोल किया जाए? बिकॉज डेवलपमेंट, मुझे पता है आप यू आर टोटली राइट कि डेवलपमेंट स्लो होगी जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कि मुंबई में उतने ही लोग आए, बिकॉज यहाँ के जो मूल निवासी भी है, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ उनके फोर फादर्स यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। सो ये पॉपुलेशन पे क्या गवर्नमेंट इज प्लानिंग और यू पीपल आर प्लानिंग? सी, गवर्नमेंट तो पॉपुलेशन में प्लान करना ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरीली आज आप देखेंगे तो मुंबई के बाजू में हमने एमएमआर रीजन्स डेवलप किए हैं, नए एयरपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। आप किसी को नहीं बोल सकते हो क्या पॉपुलेशन रोको। हम एज अ गवर्नमेंट उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं। आज पूरा नवी मुंबई वेल प्लान सिटी है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पर एक बोलते हैं ना, इस मुंबा देवी माँ का आशीर्वाद है कि मुंबई की एक बात ही अलग है। आज आप दूसरे स्टेट्स जाइए, दूसरे सिटीज जाइए, यूपी में, गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहे हैं। आप अहमदाबाद जाएंगे तो बहुत सुंदर है, वेल प्लान है। नवी मुंबई क्या कम है? नवी मुंबई में आपको बायो टॉयलेट्स है, प्लांट बस स्टॉप्स है, हर चीज है। वहां भी पॉपुलेशन तो आ ही रही है। सेकेंड मुंबई, थर्ड मुंबई की जो बात है, जो अभी थर्ड मुंबई की भी बहुत बातें हो रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं व्हेन आई हैड अ वर्ड विद डेवलपर्स, तो लोगों को जाना है पर वहाँ पे ना कंपनीज नहीं जा पा रही है, बिजनेसेस नहीं जा पा रहे। इस वजह से ना पॉपुलेशन आर नॉट मूविंग ड्रास्टिकली ऑन दैट प्लेसेस। अब एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे आपने कोस्टल रोड बना दिया है, दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, बट बिजनेस नहीं जा रहा है, कंपनीज नहीं जा रही है, और लोकल ट्रेन की भी उतनी व्यवस्था नहीं है। दैट इज मेरा इसमें दूसरा मानना है। आज आप देखिए भांडुप हो, डोंबिवली हो, हर फ्लैट बंद हो चुका है क्योंकि कंपनीज आ रही हैं। आज आप पुणे में देखिए, आईटी सेक्टर हो, बैंगलोर देखिए, हर जगह कंपनीज आ रही हैं। और वो तभी होगा जो आपने बताया, गवर्नमेंट ने सुविधाएं देना शुरू की है, अब लोग आएंगे। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी आज आप पूरे देश में भी देखो तो प्रधानमंत्री रास्ते स्कीम के माध्यम से गाँव को गाँव से जोड़ा गया है, शहरों को शहरों से जोड़ा गया है, और स्टेट्स को स्टेट्स से जोड़ा गया है। इसके कारण आज आप कहीं भी जाइए, रास्ते इतने डेवलप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे बिजनेसेस बढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यंगस्टर्स को अपील करना चाहता हूँ, बिजनेसेस
बड़े कंपनीज वहीं आती है जहां स्टेबिलिटी भी होती है। स्टेबिलिटी। और इसके लिए राजनीति के मुद्दे क्या होने चाहिए, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर विकास लाना है, महाराष्ट्र के अंदर बड़े कॉर्पोरेट्स लाने हैं, तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इश्यूज कौन से होने चाहिए, ये भी हमें ध्यान देने चाहिए। सो ट्रू। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ना, जहाँ आपने बोला कि बहुत खुदाई हो रही है, अभी होगी नहीं, बट मुंबई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है एंड वी आर मुंबई इज़ अ सिटी जो समुंदर के बहुत नज़दीक है। सो इतना डेवलपमेंट, इतनी खुदाई, मैंने कुछ जो जानकार है इसमें, एनवायरमेंटलिस्ट से बातें हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुंबई कुछ दिनों में तो पानी के नीचे आधी आ जाएगी, इतनी डेवलपमेंट, इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो यू फील दैट इज अ रियल थिंग? नहीं, खुदाई यानी बिल्डिंग और रीडेवलप हो रही है, हम एफएसआईज बढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम स्काई स्क्रैपर्स जा रहे हैं, ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। डीपी प्लान आ रहा है, टाउन प्लानिंग के माध्यम से हम ओपन स्पेसेस सिक्योर कर रहे हैं। स्कूल के बाजू के सारे प्लॉट्स हमने पीजी डिक्लेयर कर दिए, प्लेग्राउंड डिक्लेयर कर लिए, बीएमसी उसको वापस अपने ताबे में ले रही है। जो भी एम्यूनिटी प्लॉट्स है उसी एम्यूनिटी के लिए यूज हो, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पर एक इकोनॉमिक्स का रूल है और वो है इनविजिबल हैंड। गवर्नमेंट को हर चीज में नहीं, इट्स अ डिमांड सप्लाई। आप फिर बोलते हो मुंबई में बिजनेस, फिर बोलोगे मुंबई में बिजनेस नहीं हो रहा है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते, इट्स अ नेचुरल फ्लो। तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड। हाँ, सरकार एम्यूनिटीज दे, सरकार डिसिप्लिन रखे, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये गवर्नमेंट के काम है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मुंबा देवी का आशीर्वाद है, भगवान सिद्धिविनायक का आशीर्वाद है कि यहाँ पे जो आता है 4 गुना बढ़ जाता है। ओके, सो रोड्स की बातें करते हैं सर। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में रोज स्कूटी से, बाइक से ट्रैवल करता हूँ। मुंबई के रोड खड्डे मुक्त, ये कहीं ना कहीं तो एक, मुझे लगता है इस अनइमेजिनेबल ड्रीम लगता है मुझे कि इतने खड्डे हैं, इतने रोड्स अनस्टेबल है, कि मुझे आजकल ऐसा डर लगता है कि मैं बाइक लेके बाहर लूँ तो टायर पंचर के बिना तो मैं घर लौटूंगा नहीं। आप ये जूनी बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जहां सीमेंट कंक्रीट के रोड्स पूरे हुए हैं, जो नए रोड्स बने, वो एक बार देखिए। दूसरा, कितना फास्ट हुआ, इतना इसी में अगर बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। आप एक बार नए रोज पे जाइए, हम साथ में चलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां सीसी रोज बने हैं, एक बार वो डेब्रीज हट गए, साफ हो गया, पेंट हो गया, फिर देखिए रास्ता। मुझे कितने सिटीजन है, वही फ्रेंड्स जो गाली देते कि यार निखिल भाई रास्ता नहीं बन रहा यार बहुत टाइम से, जब रास्ता बन गया सामने से फोन किया। और अब की यूथ ना अंडरस्टैंड करती है, अब की यूथ एक्नॉलेज करती है कि हाँ हो रहा है डेवलपमेंट, और देख रहे हैं हाँ रास्ता स्मूथ हो गया है। अब ऑब्वियस बात है कि डांबर से अच्छा तो सीमेंट है, डांबर से ज्यादा लाइफ सीमेंट की है। अब 150 साल चलता है, 200 साल चलता है, 15 साल चलता है। मैं यहाँ पे सरकार के इंटेंशन की बात करने आया हूँ कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, यूटिलिटी कॉरिडोर, ये इतना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इतना बड़ा। दूसरा, डेवलपमेंट के लिए भी रोज के रूल्स है, आरटीओ के रूल्स है कि आप कितने बजे के बाद बड़े ट्रक्स ला सकते हो। ट्रैफिक डीकंजेस्ट किया जा रहा है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पीयूष गोयल जी ने कांदिवली ईस्ट में आक्रोरी बीच का पूरा का पूरा उसका स्केल बड़ा कर दिया। आज वहां पे ट्रैफिक 0 हो गई है, 0। जहां पे हमको 40 मिनट्स लगाया जाता था, आज उनके एफर्ट्स के कारण वो 0 हो गई है। तो बॉटल नेक्स खोले जा रहे हैं, ट्रैफिक डीकंजेस्ट की जा रही है, मेट्रो, ट्रेन, लोकल ट्रेन और कोस्टल रोड, हाईवे, ये सारी चीजें इंप्रूव हो रही है। दिख रहा है ट्रैफिक कम हो रहा है, और 1 साल के अंदर तो और सुंदर हो जाएगा। बट व्हेन वी आर सेइंग ना ट्रैफिक कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब हम मेट्रोज बना रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर गाड़ियां तो बढ़ रही है, तो ट्रैफिक तो कम सर कैसे होगा? तो हम क्या करें? अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो सरकार का विरोध होगा। हम टैक्स भी गाड़ियों में बढ़ा रहे हैं, है ना, हम ट्रांसपोर्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं, रोड टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो बोला जाता है कि क्यों बढ़ाया जा रहा है। मुझे एक चीज, ये तो सिटीजन्स की चॉइस है। हाँ। पर क्या मेट्रोस खाली जा रही है? क्या लोकल ट्रेन खाली जा रही है? क्या एसी बीएसटी बस खाली जा रही है? क्या कोस्टल रोड खाली जा रहा है? ऐसा हो कि हमने कोई इनिशिएटिव किया, उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए। आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछे साहिल भाई। इंडिया इज ग्रोइंग, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। वी हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। इसके लिए नागरिकों की परचेसिंग पावर से ज्यादा परचेजिंग विल बढ़ रही है। अब थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को भी क्रेडिट दे देना चाहिए कि फोमो होता है, तो नई गाड़ी है तो मैं लूं, नया मोबाइल। आज जो भी इंसान आप मिलोगे, किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी भाषा का होगा, किसी भी धर्म का होगा, अगर वो आईफोन यूज करता है 15,
तो 16 आने के पहले वो अपना बुक कर लेता है। Book अगर वो एंड्रॉइड का कोई सैमसंग यूज कर रहा है उदाहरण तौर पे, S24 यूज कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट S25 ऑटोमेटिक है। इसमें कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे, अच्छा दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स कम नहीं हो रहे, है ना, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स कम नहीं हो रहे, इक्विटीज में कम नहीं हो रहे, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। सो बट अलॉन्ग विद दिस, मैं आपको अभी, हम यूथ की बातें कर रहे थे तब आपने आईफोन सब की बातें की। सो मुझे ये भी एक चीज़ आपको एज अ पॉलिटिशियन नहीं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज अ गाइडेंस टू यूथ, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, और क्या माइंडसेट होना चाहिए जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि यार यू हैव टू यूज़ योर मनी टू बिल्ड बिजनेसेस, to build startups, for nurturing your ideas, but rather than हम, ये मैं सही है कि गवर्नमेंट की सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, हम सिटीजन्स को भी समझना चाहिए। तो सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ पे फोकस आना चाहिए यूथ का टू हेल्प इंडिया टू ग्रो? देखिए, मैं वो ऐसा पॉलिटिशियन हूँ जिसको मालूम है कौन से विषय पे बोलना है और कौन से विषय पे नहीं बोलना है। Okay. मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक। दूसरा, हाँ, भारत की एक संस्कृति है। आप जैसे अमेरिका का होगा, कोई और शहर का होगा और देश का होगा, वो क्या कहते हैं, आज के लिए जियो, कल का चिंता मत करो। इंडियंस बाय नेचर, हिंदू संस्कृति बाय नेचर, ये सेविंग की कल्चर में है। पर अब इंडियन यंगस्टर्स सिर्फ सेविंग के साथ साथ उसको स्केल का भी सोचते हैं। सिर्फ सेफ नहीं करते हैं, आज के बिजनेस को मैं स्केल करूं। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ते जा रहे हैं। आज हम क्या बोलते हैं, सीईओज हमारे ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर चीज में बढ़ रहे हैं। मुझे सिर्फ यंगस्टर्स को ये कहना है, ओवर फोमो के चक्कर में, ओवर सोशल मीडिया के चक्कर में एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहिए, और हमें लेगेसी बनानी है। जैसे एक जनरेशन गेम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादाजी ने स्कूल शुरू किया, मेरे पिताजी, मेरे चाचाओं ने उसको मेंटेन किया। अब मेरा क्या काम है, उसको स्केल, एक्सपांड करना। तो आप कौन से जनरेशन में हो, ये मेरा जनरेशन गेम है, आप कौन से जनरेशन में हो वो आप तय करो और लेगेसी बनाइए। हम वो संस्कृति से आते हैं, हम वो सिविलाइजेशन से आते हैं जो कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये सोचते हैं मेरे पिताजी का नाम खराब ना हो, मेरी माताजी का नाम खराब ना हो। बस उसी को अगर हम फाइनेंस में यूज करेंगे तो सेफ है गेम। सो ट्रू, वेरी परफेक्ट आंसर सर। मेरे को क्या है ना, मेरा हमेशा पॉडकास्ट का एजेंडा सर यही होता है कि यूथ को हमेशा सक्सेस, उनको ग्लैमर दिखता है, बट उनको ये नहीं पता है कि वो जर्नी जो भी सक्सेसफुल इंसान ने जी है, या जो भी जिसने लेगेसी बिल्ड की है, जिसने भी बिजनेसेस चलाया है, उन्होंने जो जर्नी जी है ना, उसे हमें फोकस पे लाना चाहिए, रादर देन जस्ट दैट सक्सेसफुल लाइफ। सो दैट इज़ द रीज़न ये मैंने सवाल आपको डेलिबरेटली पूछा बीच में। बट कमिंग बैक टू द रोड पार्ट, हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अभी उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने कहा था कि ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट ऑल पॉट होल, सब खत्म होने वाला है इन जस्ट कमिंग 1 or 2 months, मतलब जो जून जुलाई तक उन्होंने कहा था। Still it has not happened. So my question is कि होगा डेफिनेटली, दैट द वर्क माइट बी गोइंग, वर्क इज गोइंग, डेफिनेटली दिख रहा है हमें, हम मुंबईकर्स को। बट ये जो ओवर प्रोमिसेस कर देते हैं, ये ओवर प्रोमिसेस सिर्फ लोगों का मन बहलाने के लिए होता है या इलेक्शंस के लिए होता है? ये क्यों होता है? वाई वी कैन नॉट बी राइट विद द नंबर्स, राइट विद द ऑल फैक्ट चेक्स कि इतना टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, एज यू एक्सप्लेन्ड। तो ये, इस पे आप क्या कहोगे? 2000 किलोमीटर रोज सीसी हो जाएंगे। जब सीसी होंगे यानी फुल रच नए हो जाएंगे, फॉरगेट रिपेयरिंग द रोड, पॉट होल्स। 2000 में से 1300 लोगों के यूसेज के लिए ऑलरेडी दे दिए गए हैं। 700 किलोमीटर का 85% काम हो गया है। सिर्फ हम 200-300 किलोमीटर से चूके हैं। ओके, हाँ, अगर हम ये मैथ्स में बिठाएं या स्कूल की भाषा में बताएं तो हम 97% अचीव कर चुके हैं, विच इज अमेजिंग। और आप रास्ते बुझाने की बात कर रहे हैं, हमने नए रास्ते ही दे दिए, तो कोई चिंता नहीं है। जो एकनाथ शिंदे जी ने, जो देवेंद्र जी ने और जो अजीत दादा ने कहा है वो हम पूरा ही कर रहे हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू, सी आई टोटली एग्री कि मुंबई बदल रहा है, मुंबई इज गेटिंग डेवलप्ड, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस जिसे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका माइंडसेट कहीं बदलते हुए नहीं दिख रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टफ, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट ये जो इलेक्टेड लोग होते हैं, हम जब अच्छी कल्चर, अच्छी प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये जो होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, ये जो MLAs और MPs के थ्रू, एवरी होर्डिंग इज़ इलीगल सर। आप मतलब अभी कोई नॉर्मल इंसान अपना शॉप का भी कोई होर्डिंग लगा दे तो BMC आके उठा के फाइन मार के चली जाती है, बट पॉलिटिशियंस के होर्डिंग्स रास्ते रास्ते में इतने नज़र आते हैं
उस पर कोई फाइन होता है या उस पर कोई क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू. देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इन होल कंट्री, नॉट जस्ट भारतीय पॉलिटिक्स, Of course, India पर में. पूरा भारत 2014 के बाद ना, जैसे हम बोलते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, अब होगा बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014. आप सोचिए, एक बंदा जैसे निखिल व्यास, वो पॉलिटिक्स में क्यों आया कि प्रमोद जी जैसा मुझे काम करना है, टेक्नोलॉजी लाना है, गवर्नमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर किस तरीके से हम इवॉल्व हो, उसकी बातें करता है. अगर आप पहले देखेंगे 2014 के पहले का एरा, पॉलिटिशियन बनते ही थे एकमात्र सपने के लिए, और वो है अपने गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगाने के लिए. मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही आदेश दिया, सभी अपनी लाल बत्ती अपने हाथों से निकालेंगे. सो इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. आप इमेजिन करो, जो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे जो मोदी जी के पहले सीनियर होंगे उनके, या मोदी जी से पहले राजनीति में होंगे, वो कहीं किसी राज्य के मिनिस्टर हैं. वो मुझे अभी भी याद है, प्रकाश मेहता जी कैबिनेट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के. मैंने कितने मिनिस्टर्स देखे अपने महाराष्ट्र के. आप सोचो, जो पूरी जिंदगी, मतलब नॉट नेसेसरी ऑल, बट उसमें से कितने लोग यही होंगे कि लाल बत्ती के लिए काम कर रहे थे, और वो लाल बत्ती अपने हाथों से उन्होंने निकाल दी. वीआईपी कल्चर चेंज हुआ है, किसको लाल बत्ती मिलेगी, किसको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारे धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं. मैं और एक मुंबई का बात आपको बताना चाहता हूं, जो बिजनेस के लिए जरूरी है. जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स का एजेंडा क्या होना चाहिए, हम किसकी बात करनी चाहिए. अगर आपके घर पे साहिल भाई 2014 के पहले, 2014 के बाद कोई बच्चा जन्म लिया होगा, आप आज उससे जाके शाम से बातचीत करिए और उसको पूछो, तुझे मालूम है मुंबई लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है? वो बोलेगा है. वो क्या होता है? 2014 के बाद पैदा हुआ एक बच्चा, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ये उसको मालूम भी नहीं है. और आप जब कांदिवली से चर्च गेट जाते थे, आप अभी तो स्टेशन नहीं पहुंचे कि आपकी मिसेस का फोन आता होगा. कहां पहुंचे? अंधेरी पहुंचते पहुंचते आपकी मम्मी का फोन आता होगा, भाई ऑफिस पहुंचा कि नहीं. जब तक आप ऑफिस नहीं पहुंचते थे ना, वो घर पे चैन से नहीं बैठते थे. ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये खौफ था. ये खौफ था कि फिर कौन सी ट्रेन में बॉम्ब फटेगा और फिर हमारा कौन सा परिजन हमसे दूर हो जाएगा. ये परिस्थिति मुंबई की थी. आतंकवादी बाद में डराते थे, पहले सरकारें डराती थी. आप थिएटर में जाओ, आप बस में जाओ, आप रेलवे स्टेशनों में जाओ, क्या चलता था कैसे? कृपया ध्यान दीजिए, आपके आजू बाजू चेक करिए, कोई बैग तो नहीं है, किसी के पर्स में बॉम्ब तो नहीं है. आपको आपका मनोबल रोज तोड़ा जाता था. भारत झुक के रहेगा, यह मानसिकता बनाई जाती थी. 2014 के बाद एक सरकारी कैसेट कहीं सुनाई दी हो तो मुझे बताना कि आपको बोला जाता है कि आप बॉम्ब से बचो. हमारे दुश्मन देशों को ट्वीट करके बोलना पड़ता था, नागरिकों सो जाओ, हम बैठे, आप चिंता मत करो. ये रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स हुआ है. जहां तक कल्चर की बात है, जहां तक आपके प्रश्न की सवाल की बात है, वो भी धीरे धीरे चेंजेस होंगे. नॉर्म्स आ रहे हैं, यस, उसकी चर्चा होनी चाहिए, यस, उसके ऊपर डायलॉग्स आने चाहिए. रूल्स हैं, केसेस भी हो रहे हैं, जितने होने चाहिए उसके बहुत कम हो रहे हैं, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट धीरे धीरे चेंजेस आएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि ये मुद्दा मैंने उठाया ही इस चीज़ के लिए ना, कि अब यूथ जब बड़ी हो रही है ना, तो मतलब दे वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट कहीं ना कहीं ये होर्डिंग्स और ये ना, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं जताता है. एंड दैट इज समवेयर, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का ही लेवल नीचे गिर रहा है इस वजह से. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग, इसलिए मैंने आपको वो सवाल पूछा. उसके लिए आप आम नागरिकों को भी अपील कर दीजिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आपके लोकल लीडर्स को सोशल मीडिया पे फॉलो करो. तो अगर उनको वहां पे व्यूअरशिप मिलेगी तो शायद होर्डिंग की व्यूअरशिप कम हो जाए. पर जिस भी बैनर में 2 फोटो से ज्यादा होता है, कोई आम नागरिक वो बैनर देखता नहीं है, ये मेरा मानना है. लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है. और इसके लिए जब लोगों का इंटरेस्ट सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ेगा, पॉलिटिशियन से डायलॉग बनेगा, उनका 1-to-1 उनकी जो सोच है वो वहां तक रीच होगी, तो ये भी कप डाउन होगा. डेफिनेटली, बिकॉज योर लीडर ओनली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही बहुत सोशल मीडिया और इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं. उनके जो पॉडकास्ट हुए या इंटरव्यूज़ होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द मीडियम वे एवरी पॉलिटिशियन शुड कम एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़. क्या बदलना है, क्या चेंज करना है, ये बहुत बढ़िया माध्यम है. ये एक बैनर से तो आपका फोटो दिखता है, आप क्या बात कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा. नाउ कमिंग टू Maharashtra politics, and not politics, I would say, I will talk about development.
ये बहुत पॉलिटिक्स की बातें हो गई। मुझे जानना है कि महाराष्ट्र को हमें सब अभी तो है ही बेस्ट, जैसे मैंने रिसर्च करते समय वी आर द नंबर 1 जीडीपी Contributor. contributor in the country. We are number one in for foreign investments. Everything we are number one. But to keep it there or to grow it or to create like 1 trillion economy जल्दी से जल्दी बनाने के लिए ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में ऑलरेडी आ चुके हैं या आ रहे हैं, इस पे हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, इस पे लाइट डालिए। देखिए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रही है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ा दिया है, पर उसके साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम किस तरीके से यंगस्टर्स को, हम जो गैप है, स्किल गैप है, कंपनी की डिमांड और यहाँ पे मैन पावर का, हम उस पर कम कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट इनवाइट कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से एमओयूज कर रहे हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट जो कंपनीज को चाहिए आप उसकी ट्रेनिंग दें, ताकि हम अपडेट करें। जैसे आप आने ही वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, पर गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफियर करके ये जो गैप है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। मैं आपको फिर बताता हूं, कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण होता है कनेक्टिविटी। एंड इट्स नॉट जस्ट रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किस तरीके से, अब आप देखिए महाराष्ट्र के वेबसाइट्स देखिए, पोर्टल्स देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, आपको हर चीज 1 सेकंड में आ रही है ना। हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग हमारे आए उसके पहले हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडस्ट्रीज हो, स्किल डेवलपमेंट हो, हम हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा सुझाव देने का, जस्ट बोलना है इसके लिए बोलना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ओके, एक बहुत बड़ी जो स्कीम है, किस चीज से रिलेटेड? इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग वेयर गवर्नमेंट इज रीचिंग टू पीपल। सरकार आपला दारी। हाँ, सरकार बहुत अच्छा आपने बताया। देवेंद्र फडणवीस जी ने हर कैबिनेट मिनिस्टर और हर पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर को आदेश दिया है कि आप महीने में एक बार आप जनता दरबार लगाएंगे। आप वहां पे जाएंगे और समझो कलेक्टर ऑफिस हुआ या डीएमसी की ऑफिस हुआ, एएमसी, हम एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुंच रहे हैं। वहां के ऑफिस में हम पहले जाहिरात करते हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप अपने विषय को लाइए। आप अभी आशीष शेलार जी हैं, अपने पालक मंत्री है सबब्स के, मंगल प्रभात लोढ़ा जी सब पालक मंत्री हैं, वो पोर्टल डालते हैं कि आप क्वेश्चंस डालिए। ओके, आप ये मानेंगे, पीयूष गोयल जी हर महीने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब ये जनता दरबार लगाते हैं, तो हर महीने वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमिश्नर, एसआरए के सीईओ, महाड़ा के सीईओ, सारे लोगों को बुला के डायरेक्ट इश्यूज सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये जनता सरकार आपला दारी के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी ने हर अपने कैबिनेट मिनिस्टर को ये कहा है, हर पालक मंत्री को कहा है कि आप लोग तक जाएंगे, लोग आपके तक नहीं आएंगे। दिस इज वंडरफुल स्कीम, क्योंकि इसके बारे में जब स्टडी कर रहा था आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि जब गवर्नमेंट खुद आके चीज़ें सॉल्व करे, दैट इज़ अ वंडरफुल, क्योंकि हम जब तक गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं या ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचते हैं तो बहुत टाइम चले जाता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। दैट वाज द कल्चर इन द पास्ट। सो सरकार आपल्या दारी जो हम स्कीम की बात कर रहे थे ना, तो ये रीडेवलपमेंट की जो घर देने की जो बात होती है, ये स्लम से जो हम उनके रीडेवलपमेंट की बातें करते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन मुंबई टुडे, क्योंकि लोगों में भी फॉल्ट्स है कि कैसे होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया अलॉट किया जाता है, उतना ही उसको फिर बड़े घर जहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा उतना घर मिलेगा। बट क्या करते हैं, 2 दरवाजे 3 दरवाजे ऐसा लोग करके इट क्रिएट्स लाइक कि हमें 2 घर चाहिए 3 घर चाहिए। दिस इज समथिंग स्कैम और रॉन्ग थिंग्स लोगों का भ्रष्टाचार है। एक घर का, एक स्लम का 2 स्लम करना, एक बार एसआरए से मिल गया वापिस जाके स्लम में रहना, अब ये सब बहुत कम डाउन हो गया। ये होता था, मैं डिनाई नहीं करता, बहुत कम हो गया है। उसका कारण है रेरा आने के बाद, हर चीज डिजिटल होने के बाद अब ये पॉसिबल नहीं रहा है। होता होगा पर बहुत मिनिमम मार्जिन में हो रहा है। आज आप एसआरए, सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर रीडेवलपमेंट है तो उसकी अलग स्कीम्स है, एसआरए है तो उसकी अलग स्कीम्स है, माड़ा के प्रोजेक्ट्स है तो उसकी अलग स्कीम है, कौन सी लैंड है, प्राइवेट लैंड है, कलेक्टर लैंड है, ये सबके ऊपर नॉर्म्स तय होते हैं। रेरा है, आज कोई भी बिल्डर आके फॉल्स क्लेम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए वो ओवर क्लेम कर देता है, 3 साल ज्यादा ही पहले बोल देता है ताकि वो सेफ रहे। अगर भाड़ा नहीं मिलने पे आप डिफॉल्टर होते हो, रेरा की हियरिंग्स फास्ट होने लगी है। इतने ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया में और ये लोगों के डायलॉग में आ ही नहीं रहा है। वन मोर क्वेश्चन आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क यू कि जब हम रोड की बातें कर रहे थे ना, कि मुंबई बीइंग द मतलब
हाईएस्ट जो फंड आता है वो मुंबई में आता है, मतलब वन ऑफ द केरला और इतने बड़े बड़े स्टेट से ज़्यादा फंड्स मुंबई में आते हैं, बट फिर भी इतने सालों से हम एक प्रॉपर रोड क्यों नहीं दे पाए लोगों को? दैट इज़ समथिंग वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। एंड आप भी उस टाइम पे इन बीएमसी के इसमें थे विद कोलिजन विद उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और एकनाथ शिंदे, जो भी दैट वाज अ कंबाइंड पार्ट। सो इतने सालों से मुंबई बीइंग द हाईएस्ट मनी जहाँ पे आ रहा है, मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे ज़्यादा पूरा एशिया में ऐसा कहा जाता है। मैं आता हूँ उस पे। हाँ, बट स्टिल वी कुडंट डिलीवर। तभी तो पॉपुलेशन थोड़ी कम भी थी, तो तभी काम भी जल्दी हो पाता। टुडे तो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, तो ये क्यों नहीं हो पाया? मुंबई महानगर पालिका पे किस परिवार का राज था ये आपको भी मालूम है। 48,000 से 54,000 तक भी एनुअल बजट मुंबई कॉर्पोरेशन का जा चुका है। यानी जो आप बताना चाहते हो, अच्छे खासे देशों का भी इतना सालाना बजट नहीं होता है। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ उसमें, आप हैरान होंगे। हम सपने देखते हैं शादी के बाद हम मालदीव जाएंगे, बोरा बोरा जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, अंडमान जाएंगे, हम जू बीच जाते ही नहीं है। उसका कारण है, आप हैरान हो जाएंगे, मुंबई में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्राइमरी के ऊपर था ही नहीं। ओके। अब जाके नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने 7 एसटीपी मुंबई को दिए हैं, जो नेक्स्ट ईयर तक 4 पूरे हो जाएंगे। जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के एसटीपीज है, सीवरेज ट्रीटमेंट ही नहीं होता था। ओके। आप सोचिए, अगर मुंबई जैसे शहर में एसटीपी प्लांट्स नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? मानसिकता ही नहीं थी। ऐसे कॉरपोरेशन में ऐसे स्टैंडिंग कमिटी, ऐसे मेयर, ऐसा कमिश्नर से अपना दादागिरी चलाते थे कि कोविड के समय भी हमने देखा, पीपी किट से लेके जो डेड बॉडी की जो बैग्स थी उसमें भी स्कैम हुआ। और इसके कारण जब हम कॉरपोरेशन में, जब देवेंद्र जी सीएम बने, हमने कॉरपोरेशन में भले साथ में थे, पर हमने एक भी कमेटी नहीं ली कि अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो आप सरकार में रहो। हम कांग्रेस को सरकार में नहीं ला सकते, पर हम एक भी कमेटी नहीं लेंगे। कॉरपोरेशन जैसे मिनिस्ट्री होती है वैसे बीएमसी के अंदर कमिटीज होती है, तो एजुकेशन कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी है, ऐसा अलग अलग कमिटीज है, ट्री कमिटी है। हमने उसमें कोई भाग नहीं लिया और इसके लिए हमने तय किया कि हमारे रास्ते अलग होंगे। आप सोचिए, इतने फंड्स होने के बावजूद, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद, अगर सबसे भ्रष्ट कोई सिस्टम होगा लोगों के मन में तो वो मुंबई कॉर्पोरेशन ही है। डेफिनेटली। और आज उसी कॉर्पोरेशन से, जब कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है, क्योंकि सीएम देवेंद्र जी है, वही कॉर्पोरेशन के माध्यम से कितने काम फास्ट हो रहे हैं। जो हम ये रोज की बात कर रहे थे, जो भी सब बात कर रहे थे, कॉर्पोरेशन के थ्रू बात कर रहे थे, और वही फास्ट है। सो ये मुंबई जो इलेक्शन है, बेसिकली वी हैड सेड कि कॉर्पोरेटर्स का क्या रोल होता है, विधान जो एमएलएस का क्या रोल होता है और एमपीस का क्या रोल होता है, इसमें सब में डिवाइड और अलग रोल्स होते हैं। सो जो कॉर्पोरेटर्स का जो रोल है, इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं इतने साल तक, मतलब आई थिंक इट्स नाउ 5 to 6 years हो चुके। 2017 में हुआ, 22 में होना था, वी आर सिटिंग इन 25। सो इतने साल से इतने 3 साल से इलेक्शंस हुए नहीं हैं। क्यों डिले हो रहा है? बिकॉज ये ऑपोजिशंस एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोगों को कि ये मुंबई का जो फंड है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। तो अगर ऐसा उन्होंने कोई क्लेम किया है तो मुझे कोई शक नहीं होगा, क्लेम किया ही होगा, क्योंकि ऑपोजिशन पहले तो दिशाहीन था और अब मुद्दाहीन हो चुका है। ऐसा कोई वो पप्पा का राज नहीं है मेरा कि ये फंड उधर यूज करो, ऐसा नहीं होता है। हर फंड किस चीज के लिए होता है, वो उसके लिए एलोकेट होता है। आप उसके लिए अलग नहीं कर सकते हो। सेकेंड, कहाँ यूज हो रहा है वो दिख रहा है ना, कहाँ यूज हो रहा है वो दिख रहा है। रस्तों की बात करिए, कोस्टल रोड की बात करिए, मुंबई को दिख रहा है। और बॉस, नाउ द टाइम हैज गॉन कि एक ही जन ओपिनियन मेकर होगा, एक ही जन तय करेगा मुंबई में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे सोसाइटी का वॉचमैन मेरे गली का एजेंडा तय करता है कि बॉस, ये कॉर्पोरेटर को मैं पानी के लिए बोलने गया था, उसने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, ऐसा वो व्हाट्सएप ग्रुप में नैरेटिव सेट करता है। तो अब ऐसा चलता नहीं है। अब सब फैक्ट्स पे चलेगा, अब सब ब्लैक एंड व्हाइट में चलेगा। Then why the elections are not happening? कोर्ट में मैटर है, बहुत सारी चीजें, सिर्फ मुंबई का नहीं हुआ ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के 22 नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के इलेक्शंस बाकी है, उसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं होता है। हम बार बार कोर्ट में जा, उल्टा मैं कोई भी पॉडकास्ट में किसी का नाम नहीं लेता, उसके लिए मेरा एक मानना है, महाराष्ट्र की राजनीति का अपना एक दर्जा है। मैं उद्धव ठाकरे जी पे या किसी और पे डायरेक्ट टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, जो सिस्टम है पार्टी का वो करेंगे। बट यही पार्टीज जाते हैं ये रिजर्वेशन के खिलाफ, 227 नहीं, हमको 231 चाहिए, हमको डीलिमिटेशन पसंद नहीं आया, इन्होंने अपने हिसाब से डीलिमिट, हमारे हिसाब से डीलिमिट किया हमने, हमारे हिसाब से हमने वॉच बनाए। आप क्या बता रहे हो? आपके पास कोई भी, अच्छा तो अगर ऐसा हुआ है तो प्रूव करो।
231 वार्ड करना है तो हर बार आप हर्डल्स क्रिएट करोगे, मेट्रो के लिए आप हर्डल्स क्रिएट करोगे। मैं यंगस्टर्स को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो मेट्रो डिले हुआ गोरेगांव के कारण, है ना, जो इन्होंने आंदोलन किया, फेक नैरेटिव सेट किया, उतने ये समय दौरान जितनी गाड़ियां एक्स्ट्रा हाईवे पे चली, जो उससे फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स निर्माण हुए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई करो को कंफर्ट, एसी कंफर्ट, सस्ते दरों पे, मेट्रो के रेट पे जो उनको वंचित किया गया, उसका ब्लेम कौन अपने सिर पे लेगा? क्या उसकी चर्चा नहीं करें हम? जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, जितना एक रिपोर्ट थी, जितनी मेट्रो के रोज राउंड बढ़ेंगे, इतना कार्बन फुटप्रिंट ऐसे ही कम हो जाएगा। हम हमेशा सोशल मीडिया पे भी वो डायग्राम देखते हैं कि 15 गाड़ियों में 15 जन और एक बस में 50 जन। तो आपने लोगों को अपने स्वार्थ, अपने किसी को लॉन्च करने के लिए आपने जो मुंबई करो के साथ पाप किया है, उसकी माफी कौन मांगेगा? बिना नाम लिए आप एकदम चीज़ें क्लियर कर रहे हो। मैंने कहा था कि हम एजुकेशन पॉलिसी पे भी बात करेंगे सर। सो एजुकेशन पॉलिसी में क्या ऐसे बदलाव आ रहे हैं? बेसिकली मुझे लगता है कि हम लोग जिस चीज़ से वंचित रह गए हैं कि वी हैव नॉट बीन टॉट राइट हिस्ट्री, वी हैव नॉट बीन टॉट अबाउट आवर कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हीरोज थे, वो दैट्स द पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट शुड ऑल्सो बी टॉट अलॉन्ग विद दैट, कि आने वाले जनरेशन में, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ाना है, उसमें और क्या एजुकेशन पॉलिसी में इनबिल्ट होके आ रहा है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तो ऐसा है कि 2 अलग से पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। और जो वैल्यूज की बात की आपने, बहुत अच्छा उसको दिशा दिया कि वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो हम एक देश की तरफ है ना, हम एक भारत है, हमको हर स्टेट में सेम पढ़ाना ऐसा जरूरी नहीं है ना। राजस्थान में महाराणा प्रताप जी के बारे में भी बताना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में भी बताना चाहिए। राइट। हमारे रियल हीरोज कौन थे, हमारी वैल्यूज क्या थी, हमारा कल्चर क्या था। आज मैं हर बार आपको बताता हूं कि हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को क्या कहा जाता था? असभ्य, अनसिविलाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो राख यूज करते थे बर्तन धोने के लिए, दांत साफ करने के लिए, है ना, दातुन यूज करते थे। और अब क्या ऐड आती है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना? आज प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी ब्रांडिंग क्या की जाती है? एक्टिव चारकोल। जरा गूगल करो, एक्टिव चारकोल का अर्थ क्या है? सब हमारा साइंस, सब हमारा विज्ञान, है ना, हर चीज हमारी। ऑर्गॅनिक फार्मिंग हे महाराष्ट्राचा खेडूतांना माहीतच नाही, कारण आमची फार्मिंगच ऑर्गॅनिक आहे। हमारी जो मूल तरीका है फार्मिंग का, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेशर देके, हमको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वेस्ट ने हमको चूसा, और उस समय के सरकार ने वो ही चलाया। हमने लद्दाख, हमने मानसरोवर दे दिया, हमने कैलाश दे दिया। क्यों? क्योंकि किसी नेता को सफेद कबूतर उड़ाना और अवार्ड लेना था। मैं नाम लेके बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू। यार, इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे कल्चर क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है। पर उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा, आपके कोई बड़ा अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा 7th में होगा, 8th में होगा, उसकी न्यू बुक्स देखिए आप। उसको अभी से ही कोडिंग क्या है वो सिखाया जा रहा है, अभी से ही वेब डेवलपिंग क्या सिखाया जाता है। हम अभी आगे की बात कर रहे हैं, हम अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और इसके लिए मोदी जी की एक वाक्य मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, कौन सी? विकास भी, विरासत भी। ग्रेट। सो अभी जब हम विरासत की बात करते हैं, तब इमरजेंसी, दैट्स अ बिग टॉपिक। और और अभी ही 50th एनिवर्सरी हुई उसकी। एनिवर्सरी क्या बोलना है, कोई सेलिब्रेशन की तो बात है नहीं, काला धब्बा था वो। सो बट ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए थे? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। दैट इज़ द रीज़न मैंने भी उसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, दैट इज कम्प्लीटली चेंज इन टुडेज टाइम। पूरा बदल चुका है आज। अब लास्ट लोकसभा में एक फेक नैरेटिव चला कि ये संविधान आएंगे। हाँ, बोलिए। मैं उस पर आ रहा हूँ कि संविधान लेके जो चल रहे थे लोग, बट रियलिटी में जो संविधान बनाया गया था वो संविधान तो है ही नहीं आज। वो ऑलरेडी बदल चुका था 1970s और 80s के टाइम पे, जब 76 में जब इमरजेंसी लागू की। तो उसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस किए गए थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, इतना काला धब्बा है आज। हम भारत, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रजातंत्र है, और उस प्रजातंत्र में इमरजेंसी लगाया गया। क्यों लगाया गया? सब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनकी राजनीतिक भविष्य खतरे में थी। एक व्यक्ति, इंदिरा गांधी,
कि राजनीतिक भविष्य, जैसे आज भी हो रहा है कांग्रेस में, एक व्यक्ति लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है, उसके कारण पूरे देश की, पूरे कांग्रेस पार्टी को बदलने की तैयारी है। 42nd अमेंडमेंट, अपना संविधान 1950 में बना है ना, पूजनीय आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, भारत रत्न, इनके संविधान में 1950 में देश आगे बढ़ने की कसम खाता है। और 1976 26 साल बाद संविधान बदला गया। हम जो बात करते हैं, लोग जो बात करते हैं, वो तो अमेंडमेंट की बात है। समझो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, नई चीजें ला सकते हैं, वो अमेंडमेंट है। पर आप उसका प्रियम्बल बदल नहीं सकते। प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट में 2 वर्ड्स लाए गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट। अंबेडकर जी की विजन, अंबेडकर जी की देशभक्ति और अंबेडकर जी की भारत के प्रति कमिटमेंट को सबसे बड़ा किसी ने ठेस पहुंचाया है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ने किया है, जिसने देश का मूल स्वरूप ही बदल दिया। हम 26 साल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, 26 साल ना हम सेक्युलर थे ना हम सोशलिस्ट थे, ये हम पे थोपा गया है, फेक सेक्युलरिज्म हम पे। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रश्न है, मेरा व्यूअर्स से प्रश्न है, ये देश सेक्युलर है ना, तो हम माइनॉरिटी राइट्स की क्यों बात करते हैं? जिस देश धर्मनिरपेक्षता की बात करता है उसमें धार्मिक माइनॉरिटी की हम चर्चा ही क्यों करें? यहीं पे विषय खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से देश को दीमक की तरह जातों में, आप ऑपोजिशन कास्ट की बात करता है। साहिल भाई, निखिल भाई, हम एक दूसरे को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं, हमने एक दूसरे को पूछा ही नहीं कि हम कौन से कास्ट से हैं। युवाओं को इंटरेस्ट ही नहीं है। भारत को सिर्फ इंटरेस्ट है हिंदू संस्कृति में, हिंदू सिविलाइजेशन में। जो सिविलाइजेशन अभी तक टिकी, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो रही है। इसके लिए यंगस्टर्स को हिंदू संस्कृति को लेकर विकास की तरफ बढ़ना है। और इमरजेंसी ने देश को पीछे। और एक सवाल पूछना चाहता हूं, 42nd अमेंडमेंट जब पास हुआ लोकसभा के अंदर, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे उपस्थित थे? उसमें से कितने अपोजिशन के थे और कितने न्यूट्रल एमपीज थे? वहां पे कोई भी नहीं था, सब जेल में थे। पत्रकार जेल में। हमको बोला जाता है कि आप क्या अभिव्यक्ति की आजादी, अरे सभी पत्रकारों को, सभी नेताओं को जेल में डाला जाता है। और वो गुलामी मानसिकता, जैसे मैं कॉलोनियल हैंगओवर बोलता हूं ना, ऐसे गांधी हैंगओवर उतर ही नहीं रहा है। मैं रिपीट करता हूं आपके पॉडकास्ट पे, गांधी हैंगओवर ये देश से उतर ही नहीं रहा है। नेहरू गांधी की बात कर रहा हूं। आज भी हम यही बात करते हैं कि आज एक नेता, कांग्रेस का एक नेता, या महाराष्ट्र में कांग्रेस को साथ देने वाले एक नेता हिम्मत करके बोल दे इमरजेंसी ये काला धब्बा था, इंदिरा गांधी ने देश के साथ गद्दारी की। तो वो लोग तो आजकल क्रिटिसाइज कर रहे कि अनऑफिशियल इमरजेंसी अभी लागू हो चुकी है। तो किस तरीके से? मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमको कोई रोका नहीं गया है। हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम हर चीज में चाइना से कंपेयर करते हैं ना। उनको फेसबुक यूज करना अलाउड नहीं है, उनको यूट्यूब यूज करना अलाउड नहीं है। ये होती है डिक्टेटरशिप। गुण तो आप चाइना के गाते रहते हो। हमारे यंग जनरेशन को पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ था एंड नाउ व्हाट शुड बी डन। सो मैं अभी ना थोड़ा ग्लोबल इस पे आता हूँ। इंडिया का जो अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है, बट स्टिल हमें जो थ्रेट्स है चाइना के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, और जो बहुत बुरी चीज़ इंडिया के साथ अभी हुई पहलगाम में, तो उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिकॉज समवेयर इंटरनेशनली ना उस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश हुई। आई वुड टेक नेम ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसने पूरा हाईजैक कर दिया कि ये पीस ट्रीटी तो हमने लेके आई, मैंने किया है, ट्रेड बोल के मैंने दोनों को भी शांत करवा दिया, बट इंडिया इज़ नॉट एग्रीइंग टू दैट। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनली बहुत इमेज ख़राब हुआ है इंडिया का इस वजह से, एंड पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक स्टैंड ले लिया है उस वजह से। और उनके जो आर्मी जनरल है उसको भी ट्रंप ने डिनर के लिए बुलाया। तो इसमें जो जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो स्टैंड है उसमें आप क्या देखते हो? क्या हो रहा है? इंडिया कहाँ खड़ी है? इंडिया कहीं वीक तो नहीं पड़ रही है? सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मिशन सिंदूर ये हमारे लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, स्वाभिमान का विषय था, इमोशन का विषय था। हमारे वहाँ हमारे देश में घुसकर धर्म पूछकर, है ना, सेक्युलर देश है ना, धर्मनिरपेक्षता का देश है ना, धर्म पूछकर उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी बेटी के सामने मारा गया। और उसका बदला लेना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और उसके साथ साथ हम
वो देश है जब किसी पे आज तक हमने कभी इन्वेड नहीं किया है। उल्टा पर्शियंस को भी हमने यहाँ पे पनाह दी, जिनको पूरे विश्व में कहीं पनाह नहीं मिला था, पनाह नहीं मिला। और इसके लिए हमने अटैक भी वहीं पे किया जहां पे टेररिज्म पहल रहा था। हमने कोई सिविल एम्यूनिटीज, हमने कोई नागरिकों पे हमला नहीं किया। करना होता तो बहुत आसान होता। अब आते जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। देखिए, हर देश ना भारत को कॉपी कर रहा है और भारत से इंस्पायर हो रहा है। वो समझ गया है कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स नहीं, नेक्स्ट 4 डिकेड्स हर देश का एक ही एजेंडा होगा और वो है नेशन फर्स्ट। उसके तहत सब अपना अपना ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को क्या फायदा हुआ? देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूं, मिशन सिंदूर हमारे लिए फायदा नुकसान नहीं, हमारे लिए स्वाभिमान का विषय था। और इसके लिए हमने वो पूरा किया। हमने हमारा जैसे ही पूरा किया हमने एंड कर दिया। अब आते हैं उसके फायदों पे। आखिर ये सब ग्लोबली इकोनॉमी का खेल है, बराबर? आपने ये प्रश्न की शुरुआत ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से की है, और इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स पे आता हूं। 2 सुपर हीरो उभर के आए, 2 सुपर हीरो मिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक है ब्रह्मोस, है ना, और एक आकाश डिफेंस सिस्टम्स इंडियन मेड। कितनी बुरी तरह मीडिया में इंटरनेशनल लॉबिंग चलती है कि हम सिर्फ रशियन सामानों की बात कर रहे थे, जबकि असली काम आकाश ने किया है। वियतनाम, थाईलैंड, कितने ऐसे 18 से 19 देश है जिन्होंने ब्रह्मोस का इतना ओवर बुकिंग किया है कि अभी हमने बुकिंग लेना बंद कर दिया है ना। टाटा सफारी की बुकिंग एक बार मिल रही है, पर ब्रह्मोस की बुकिंग नहीं मिल रही है। इतने ओवर बुक्ड हो चुके हैं। दुनिया ने देखा। और क्यों ले रहे बुक? उसका कारण है इन्होंने परफॉर्मेंस देखा कि मोदी जी के काल में, अगेन पोस्ट 2014, हमारा डिफेंस बजट 2014 के पहले यानी 2013 से 2014 650 करोड़ था। एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का 652 करोड़ से आज 2024 में 21,053 करोड़ पहुंच चुका है। 30 टाइम्स हमारे हथियार दूसरे देश खरीद रहे हैं। जहां पे हमारी क्वालिटी की निंदा की जाती थी, क्वालिटी का मजाक उड़ाया जाता था, बहुत आज डिफेंस की चीजें हमसे खरीदी जा रही है, जिसमें क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फर्क पड़ा है वर्ल्ड में। आज दूसरे देशों को लगा इनका ब्रह्मोस ने वाट लगा दिया है, तभी तो खरीदा ना। तो मीडिया को कुछ भी चलाएगा, देश कुछ भी करे, किसी को जो ट्वीट करना है करे। हमने हमारा प्रोडक्ट भी बेच दिया, स्वाभिमान भी रखा, और हमारा डिफेंस कितना स्ट्रांग है। आज यूपी में उसके लिए जमीनें मिल रही है कि बाबा ब्रह्मोस बनाओ। आकाश तो उससे भी आगे हैं। हमारे ड्रोन्स, हमारे इंडियन मेड ड्रोन्स दूसरे ले रहे हैं। सिर्फ हमारी मेट्रोज नहीं, हमारी डिफेंस भी बाहर लोग खरीद रहे हैं। तो ये फायदा हुआ है। सर, एक और सवाल है मेरा कि ये जो पीओके का जो विषय है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक इंडिया इज़ नॉट कैपेबल टू टेक इट बैक। इंडिया के पास डिफेंस वाइज बहुत पावरफुल है। व्हेन वी सी अ स्ट्रॉन्ग नेशन लाइक रशिया, जहाँ पे मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि व्हेन नाटो वाज गोइंग टू सिट इन यूक्रेन, दैट इज़ द रीज़न रशिया ने इन्वेड किया और सब किया। व्हाई इंडिया इज़ नॉट एबल टू टेक पीओके? क्यों इतना टाइम लग रहा है? अगेन, उस समय की हालत और अब की हालत अलग है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चालू हो चुका है। आपको मालूम है कब चालू हुआ वर्ल्ड वॉर 3? कब? पता जिस दिन यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ। जिस दिन यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। उसका रूप अलग होगा। हमारे चाचा नेहरू ने, हमारे कांग्रेस के सरकार ने परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को दे दी। आज भी हम उसके लिए तरस रहे हैं। तो अब आसान नहीं रहा है। अब बहुत सारे चीजों से हम पैक्ट है। हमारी इकोनॉमी बचानी है। हमारे अंदर जो लोग हैं जो भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट को उसको भी मुंह देना पड़ता है। और उसके बावजूद हमने जो बोला है ना, सब पूरा किया है ना। हम एकमात्र पार्टी है जिसने जो कमिट किया वो पूरा किया है। हमने कभी नहीं राम लल्ला थे नहीं थे ऐसा नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया था कांग्रेस ने कि प्रभु श्री राम ये काल्पनिक है, ही इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, ऐसा उन्होंने एफिडेविट दिया है। हमने छाती ठोक के हमारे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लिखते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हमने वो पूरा किया। राइट। हमने कहा था आर्टिकल 370 हटाएंगे। हम उस पर डिप्लोमेट नहीं थे। हम इलेक्शन आई तो
ये विषय लेने का, इलेक्शन आई तो अपना एजेंडा सेट करने का, ऐसा नहीं थे हम इलेक्शन के बाद भी और हमारे ऑफिशियल मैनिफेस्टोज में भी आर्टिकल 370 हम एबॉलिश करेंगे, हम उसको हटाएंगे, ये हम लिखते थे और हमने पूरा किया। पीओके का भी जब सही समय आएगा तब मोदी जी, अमित शाह जी उस पर निर्णय लेंगे। सो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, वी टेक इट एज अ कंप्लीट पीओके एज वेल, बट इंटरनेशनली ये नरेटिव है या ये फैलाया जाता है कि दे कट द पीओके पार्ट एंड शो आवर इंडिया मैप, एंड दैट फील्स वेरी बैड फॉर एवरी इंडियन। You should feel more bad for people who sit in our universities and work for other countries. There are so many threats a country is leading. तो आप एक समय पे कितनी चीजें कर रहे हो, कौन से ग्रोथ पे हो, कौन से दिशा में जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। मैं वापिस बता रहा हूँ। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। आपके मन में भी आता होगा, कुछ लोगों के मन में आता होगा कि हम इतनी तारीफ कर रहे थे कि हमारा डिप्लोमेसी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री को 19 देशों ने उनके देश से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको ऑनर किया है, 19 कंट्रीज। और मैं रशिया, फ्रांस, ये सब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अमेरिका, इनकी तो बात ही नहीं करूंगा। मेरे लिस्ट में कौन पहले है? सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, बहरीन। मैं किस दिशा में बोल रहा हूं आप भी समझ रहे हैं। इस्लामिक मूवमेंट बताओ, इस्लामिक नाम, ये सारे देशों ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारे प्रधानमंत्री जी को दिए। जब वो प्रधानमंत्री जी को देते हैं ना, तो खाली व्यक्ति को नहीं देते, वो पूरे देश को दे रहे हैं। कोई राष्ट्रपति पैर छू रहा है सामूहिक रूप से, कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है ही इज द बॉस। क्यों हमारी मीडिया ये नहीं बता रही है? क्यों कुछ विरोधी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि देश की इमेज पूरे विश्व में अमेजिंग हो रही है? ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बोलता है ही इज द बॉस। क्या ये गर्व का विषय नहीं है? क्या ये राजनीतिक विषय है? क्या ये विचारधाराओं का विषय है? क्या ये पार्टी और जात पात का विषय है? ये देश का विषय है, और जब देश का विषय होना तब एक हो जाना चाहिए। But do you think इंडिया इज स्टैंडिंग किसके सपोर्ट में है, या इंडिया चाहती है कि ईरान को भी अपना सेफ गार्ड करने के लिए न्यूक्लियर मिले, या इंडिया चाहती है कि ईरान को न्यूक्लियर ना मिले? वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग इन दिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो? आपने एक बताया कि अमेरिका अपना दादागिरी करता है, क्रेडिट दे रहे हैं। कभी सोचा हमने क्यों? उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जोरदार है, हम उसमें इंप्रूव कर रहे हैं। आपको और एक फैक्ट देना चाहूंगा मैं, 2023 के ट्रेंड्स ऑफ मिलिट्री, कुछ ऐसा एक रिपोर्ट है जो पूरे वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में छापता है, उसका ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके हिसाब से चाइना का 5.6% डिफेंस एक्सपोर्ट गिरा है। ओके, अब आते हैं फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर। ओके, 22 कंट्री भारत के साथ बायलेटरल करेंसी के रूप में रुपी को एक्सेप्ट कर चुकी है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं अपना पर्सनल उदाहरण देता हूं। मैं आ रहा था दूसरे देश से, तो मेरा दुबई में क्या होता है, ले ओवर था 5 घंटे का। तो मेरे पास फॉरेन करेंसी थी, तो मेरे वाइफ को बोला तू माझ्यासाठी कॉफी आण। तो उसने वहां से मुझे व्हाट्सएप किया कि अरे माझ्याकडे डॉलरच आहे, तर मेरा रुक में दिराम लेके आता हूं। तो जैसे मैं उधर जा रहा था, मैंने वेंडिंग मशीन पे देखा भीम यूपीआई एक्सेप्टेड। मैंने वहां पे मेरे इंडियन यूपीआई पेमेंट सिस्टम से पेमेंट की है। वाव। हम डॉलर की डोमिनेंसी कब कर रहे हैं? अब ये हर चीज ओपनली बोल के नहीं की जाती है। 22 कंट्रियों के साथ हमारा पैक्ट चालू हो गया है ना। कितनी कंट्री जैसे रशिया है, इजराइल है, ये तो हमारे साथ ऑफिशियली रुपीस में डील कर रही है। तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे कम प्रेशर आएगा, तो धीरे 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 हमारी दादागिरी भी बढ़ेगी। और एशिया के अंदर अगर कोई कंट्री है जिसको पूरा विश्व देखता है उम्मीद की नजर से, तो वो है भारत है। And it is only possible post 2014. And this is one of the biggest achievement इंडिया का, जो डिजिटल पेमेंट का बात है। दैट मतलब पूरी दुनिया आज उसे एक्सेप्ट कर रही है। हमें भी देखने मिल रहा है कि कितना इजीली सारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उतना करप्शंस कम हो जाता है जितना बैंकिंग में जितना ट्रांजैक्शंस दिखता है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग गवर्नमेंट हैज डन। आपने जो डिजिटल की बात की, उस पर मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ। कोविड के समय हमको याद होगा, आप सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आंख बंद करिए, और जो व्यक्ति 1000 बार प्रयास कर चुके हैं खुद को लॉन्च करने की, अगर उस समय वो प्रधानमंत्री अगर भूल से भी होते, तो क्या पूरे देश को क्वारंटाइन कर पाते? क्या उनकी लीडरशिप, उनकी पार्टी या लोग एक्सेप्ट कर पाते? और उस समय मोदी जी ने क्या किया? कनाडा में मेरे कजिन्स रहते हैं, वो जहां भी घूमते थे उनको इतना बड़ा कागज लेके घूमना पड़ता था।
क्या था वो कागज? उनका उनकी वैक्सीन की सर्टिफिकेट। भारत 140 करोड़ का देश, भारत जिसको कहा जाता था, जिसको फ्रेम किया जाता था सफेरों का देश, वो भारत ने कोविड के समय अपने 140 करोड़ नागरिकों को आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से डिजिटल वैक्सीन का सर्टिफिकेट दे दिया। आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, आप सिर्फ वो स्कैन कर लो, उसके सिस्टम में भी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, उसने आपका आरोग्य सेतु चेक कर लिया और आपको ट्रेवल करने दिया। ये भारत की बेस्ट पार्ट थी, ये भारत की उपलब्धि थी उस समय। इंडिया में ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो डिजिटल जो क्रांति हुई है आफ्टर 2014, दैट इज मतलब सो बेस्ट, सो वंडरफुल ना कि क्या बताओ। तो एवरी, आप सोशल मीडिया की भी बात करोगे, इंटरनेट की भी बात करोगे आप, तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, मुझे याद है कि 14 के पहले जो कॉस्ट होता था इंटरनेट यूज़ करने का वो इतना हाई होता था। अभी कोई भी नॉर्मली इंटरनेट यूज़ कर पा रहा है। इट इज़ नॉट दैट कि एक एक रुपया आपका एक 1 GB या इस पे कट रहा है इतना। दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ। दैट इज़ द रीज़न कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स भी इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। वी आर आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है आज। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू 5G एज वेल। सो ये टेक्नोलॉजी के पार्ट में ना AI इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप वेरी लाउड. Prime Minister is also talking about it. So what do you think, how AI, how this ChatGPT या ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको लगता है कि जॉब्स कम करेगी या कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी? मैं अगर अपने शब्दों में उसको डालने का प्रयास करूं तो AI लोगों की जॉब नहीं लेगी। AI उन लोगों की जॉब लेगी जिनको AI नहीं आता है। AI is not going to replace anything. Okay. People, those who don't know AI, will be replaced soon. Okay. और मैं हर यंगस्टर को भी हमेशा बोलता हूँ, आपको हैरानी होगी, भारतीय जनता पार्टी इतनी कार्यकर्ताओं को निर्माण करने की, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए इतनी मेहनत करती है। हमारे में अभ्यास वर्ग होता है। उस अभ्यास वर्ग में जहां हम दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिखाते हैं, उसके साथ साथ एक सत्र यानी एक सेशन सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर, ये विषय पे भी सत्र होता है। और उस पे मैं हमेशा ही कहता हूं कि हर यंगस्टर को, हर पॉलिटिशियन को, हर प्रोफेशनल को दिन में 7 AI एप्स यूज करने चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सो मैं ना ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में किस तरह से यंग जनरेशन को आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने एक रूल बनाया साहिल भाई, और ये बहुत सुंदर चीज है। हमारे में स्ट्रक्चर है, मंडल है। सबसे पहले बूथ के ऊपर मंडल, बूथ के ऊपर वार्ड के ऊपर मंडल के ऊपर जिला के ऊपर मुंबई। तो हमारे वहां 108 मंडल है। 108 मंडलों में एक भी मंडल अध्यक्ष हमने 45 इयर्स के ऊपर का नहीं बनाया। हमने सारे यंगस्टर्स को मौका दिया। मेन बॉडी में, यूथ विंग में नहीं, मेन बॉडी में सब 45 के नीचे हैं। वार्ड अध्यक्ष और अभी हम युवा मोर्चा 35 के नीचे बना रहे हैं। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी यंगस्टर्स जो भारत के प्रति कमिटेड है, उनको मौका देना चाहती है। और हमने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि मीडियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो पॉपुलेशन का मीडियन एज है वो है 28.5। इतना युवा देश है हमारा, इतने पॉपुलेशन में यंगस्टर्स हैं, और इसके लिए वी आर द प्राउड पार्टी। और ये नेशनल रूल है, मुंबई ने आशीष शेलार जी के लीडरशिप में उसको 100% इंप्लीमेंट किया है। हमारे सारे मंडल अध्यक्ष यंगस्टर्स हैं, और हम यहीं रुके नहीं। इसमें से 1/3 यानी 1/3 मंडल अध्यक्ष हमने एक महिला को बनाया है। ग्रेट। बहुत विकसित देश है। मैं बार बार एक ही देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्पेशली उन्होंने अगर मुझे इतना बड़ा गेस्ट करके बुलाया था, उनको 144 साल लगे अपने नागरिकों में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का। टॉकिंग अबाउट यूएस। और आज भी वो महिला राष्ट्रपति के लिए तरस रहे। हमने तो हर चीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यहां तक कि ये संविधान की बात करते हैं, 106वां अमेंडमेंट, 106th अमेंडमेंट ऑफ दिस कंट्री, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो आया है, वो क्या है?
वुमेन को विधानसभा और लोकसभाओं के अंदर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं महिलाओं को को। मिलेगी। क्या इसमें धर्म आया? क्या इसमें जात आई? क्या इसमें भाषा आया? नहीं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा प्रयास मोदी जी ने किया है। ग्रेट। सो व्हाट डू यू फील सोशल मीडिया का, जिससे आपने कहा आपके वर्ग में सोशल मीडिया का भी एक सत्र होता है, तो इस सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है आज के टाइम पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? इट्स रियली गेटिंग इन अ गुड वे या बहुत नेगेटिवली यूज हो रहा है? सी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट डजंट मीन आप यूज करना बंद करोगे, है ना। बाहर पोल्यूशन है, आप बाहर जाओगे तो पोल्यूशन है, तो आप बाहर जाना बंद नहीं करोगे। कितना जाना है, उसके क्या ऑप्शन है, वो आपके इंडिविजुअलिटी पे निर्भर करता है। जहां तक राजनीति की बात है, सबसे पहला चुनाव अगर पूरे विश्व ने समझा कि सोशल मीडिया क्या कर सकता है, सो ट्रू। तो और वो अगेन वापस 2014 का था। सो ट्रू। वो तो पूरा डिजिटली हाईजैक कर दूसरे, दिया मैं था। जब स्टीव जार्डिंग, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जब मैं स्टीव जार्डिंग जी से मिला, हम 8 अलग अलग पार्टी, 8 अलग अलग विचारधारा के यंगस्टर्स थे, हम एक साथ थे वहां पे। तो मैंने स्टीव जार्डिंग जी को पूछा कि और क्या करना चाहिए सोशल मीडिया के अंदर, पॉलिटिक्स में, हमारे देश में, ताकि हम और लोगों तक जल्दी पहुंच पाए। तो उन्होंने बोला कि विच पार्टी यू बिलोंग फ्रॉम? मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी। बोला ओके, आर यू अवेलेबल टुमारो? बोला यस, व्हाई? नो, आई विल कम एंड लर्न फ्रॉम यू। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, पर सोशल मीडिया में भाषा की सभ्यता होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति दिखनी चाहिए। विपक्ष का आप विरोध करो, सरकार का विरोध करो, एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आज जो तूता आ गया है, आज जो गंदापन आ गया है, पर्सनल अटैक्स, इसकी वाइफ ऐसे दिखती है, उसकी वाइफ ऐसे दिखती है, इतना नीचे स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैं विपक्ष को आज आपके माध्यम से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुद्देहीन हो, आप दिशाहीन हो, आप इश्यूज की बात करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए। भारत को गुमराह करने की, महाराष्ट्र और मुंबई को गुमराह करने की बात मत करिए। परफेक्ट आंसर। सो हमने हर चीज़ को कवर किया है, आपने हर काउंटर को भी आपने आंसर किया है। आपका लास्ट मैसेज फॉर द यूथ, फॉर द मुंबई के जो यूथ है, महाराष्ट्र के और इंडिया के, बेसिकली फॉर एवरीवन, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? किस दिशा में चलना चाहिए उनको? पॉलिटिक्स में आप मत आइए। पॉलिटिक्स में अगर आप आना चाहते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आइए। आप जिस भी फील्ड में जाइए, जिसमें आपका पैशन है, आप उसमें जाइए। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुंबई के यंगस्टर्स को मैं अपील करना चाहूंगा, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, इसी को पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहिए। बाकी सारी चीजें साइड पे हैं। मैं फिर मोदी जी को कोट करता हूं, विकास भी और विरासत भी, ये भारतीय और मुंबई के हर यंगस्टर का एक ही विषय होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट की बात करो, आप आंकड़ों की बात करो, आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, हम टाउन हॉल रखें, राइट, है ना, हम चर्चा करें, हम डायलॉग करें और फिर तय करें। राइट। भाषा, जात, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है भारत को पूरे विश्व में नंबर 1 बनाना है, जिसके लिए मुंबई का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा मुंबई करो की लाइफस्टाइल ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रैफिक मुक्त होनी चाहिए, खड्डा मुक्त होनी चाहिए, जो हो रही है, और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। सर, इसमें ना एक और चीज़ मैं यूथ के लिए ऐड करना चाहूँगा ना, ऐसे जैसे आपने कहा पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है, सो ट्रू, बट विच एवर सेक्टर यू आर, हाउ वी एज अ यूथ, मैं अपना काम करते समय भी किस तरह का सोच रखता हूँ ना, कि देश के बारे में सोचना चाहिए, कनेक्ट योर वर्क विद द कंट्री, ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाएगा। एक व्यापारी होने के नाते मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्यों पॉलिटिक्स का स्टडी होना चाहिए? आपको क्यों मालूम होना चाहिए कि आपका कॉर्पोरेटर कौन, आपके एमएलए कौन, क्या पॉलिसीज हो रही है? उसका कारण है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके राज्य में कौन से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, दूसरे राज्य में कौन से इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, देश किस में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारी चीजों पे अगर आपको पकड़ होगी, मैं तो स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ो। हमारे वहाँ अतुल भातखलकर जी है, अमित साटम जी हैं, ये ऐसे लीडर्स हैं जो दिन में मालूम नहीं कितने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, और उनके संपादकों के नाम उनको मालूम होता है कि कौन सी आर्टिकल किसने लिखी है। तो जितना आपको नॉलेज होगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे इतना शार्प असर होगा, और उससे आपको मालूम पड़ेगा, जैसे जो स्मार्ट होगा उसको मालूम है कि सरकार अभी क्लीन एनर्जीज में डालने वाली है, तो जो कंपनीज एनर्जीज में है हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको भी डायरेक्शन मिलेगा और आपको आपका लीडर चुनने में आसानी होगी, और कोई नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। सो जितना नॉलेज लोगे उतना अच्छा है। सो थैंक यू सो मच निखिल जी, आप पॉजिटिव टॉक्स में आए, हर सवाल का जवाब आपने दिया, एवरी काउंटर क्वेश्चन यू वर ऑन पॉइंट। हर चीज़ हम भी चाहते हैं मुंबई महाराष्ट्र ग्रो करे, एंड
main, India should be number one. So thank you so much for having this wonderful so much. conversation and very knowledgeable conversation.